हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या मतलब है इसका अगर आपने समझ लिया तो लगभग आपने इस चैप्टर को समझ लिया और ये सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। ठीक, तो फटाफट से देखिए समझते हैं क्या मतलब होता है कैश। कैश का मतलब जानते ही हैं सब कोई क्या होता है, नगद हो गया। ठीक, पैसा एक टाइप से फाइनेंस कैश को बोल देते हैं। लेकिन इस कैश का मतलब इस चैप्टर में केवल कैश नहीं होगा, इससे बढ़कर के होने वाला है। ठीक, यानी कि यहाँ पे कैश का मतलब केवल कैश ना होकर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होने वाला है। अब ये क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यानी कि कैश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो चीज है जिसको हम कैश के रूप में यूज कर सकते हैं या कैश के बदले यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस, अगर आपके पास कैश मौजूद नहीं है तो आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि कैश आपके पास अगर नहीं है यानी आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कैश का ही एक और सब्स्टिट्यूट मान लिया जाता है। देन कुछ होती है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नॉट ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनको हम लोग तुरंत ही सेल कर करके उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही हमने इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया तो ये विद इन 48 आवर्स हमारे अकाउंट में आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस चैप्टर में कैश का मतलब केवल कैश ना होकर के इससे थोड़ा सा बढ़ करके होगा, और वो क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। दूसरा वर्ड इसमें यूज हो रहा है फ्लो। अब ये फ्लो क्या होता है, फ्लो का मतलब होता है बहाव, यानी कि स्टैटिक चीजें नहीं होती। लाइक अगर मैं इन शॉर्ट में समझाना चाहूं कि एक बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है, ठीक, तो हम उसको फ्लोइंग वाटर नहीं बोलते, वो रुका हुआ है। ठीक, लेकिन अगर कोई टैब में से पानी गिर रहा है बाल्टी के अंदर, देन वो पानी जो गिर रहा है वो है फ्लो। ठीक, या फिर तालाब में रुका हुआ पानी, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा स्टॉक, यानी कि वो वहां पे कांस्टेंट है, वो रुका हुआ है। लेकिन अगर कोई नदी में है पानी तो उसको हम फ्लो बोलेंगे, वो रुका नहीं है, वो लगातार क्या हो रहा है, बह रहा है। यानी कि फ्लो का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, चेंज होने वाली चीजें। ठीक, जो लगातार क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक, तो यहाँ पे फ्लो का मतलब क्या हो गया हमारा, फ्लो का मतलब हो गया चेंज। ठीक, अब इन दोनों वर्ड को जोड़ दीजिए, कैश फ्लो यानी कि कैश में होने वाले चेंजेस। ठीक, अब फ्लो, कैश फ्लो यानी कि कैश में होने वाली चेंजेस, सिंपल सा मतलब। अब स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, अब कैश में होने वाली जितनी भी चेंजेस है, जितने भी मतलब जितने भी चेंजेस है हम उसको कहीं तो लिखेंगे, और जिस भी कागज में हम लोग उसको लिखेंगे ना कि कैश में कितने का चेंज हुआ, उस स्टेटमेंट को बोलेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, कैश में होने वाले चेंजेस को हम लोग जिस भी स्टेटमेंट जिस भी पेपर में लिखेंगे हम उसको क्या बोल देंगे भाई, वो है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, कैश में चेंजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, लाइक आपके पास कैश आता भी है, आपके पास से कैश जाता भी है। ठीक, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैश आ सकता है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी में कैश आपका जा भी सकता है। तो जब जब कैश आपके पास आएगा आप बोलेंगे भाई कैश का क्या हो रहा है आपके पास, भाई कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश जब जब आपके पास आएगा, इनफ्लो, इनका मतलब अंदर की तरफ आ रहा है ये। ठीक, और जब जब कैश आपके पास से जाएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई कैश का आउटफ्लो हो रहा है, आउट का मतलब बाहर की तरफ। ठीक, तो यानी कि कैश के आपके दो ही फ्लो होने वाले हैं, एक तो इनफ्लो होगा और एक होगा आउटफ्लो। जब जब कैश आपके पास आएगा आपके पास कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, और जब जब कैश आपके पास से जाएगा कैश का बैलेंस आपके पास से घट जाएगा। ठीक, अब ठीक, कैश आने के आपके पास बहुत सारे रीजंस होंगे, जैसे आपके पास कैश आ रहा है, आपने कोई चीज गुड्स को सोल्ड कर दी, लाइक ठीक, आपने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, उसके थ्रू आपको कैश रिसीव हो रहा है। आपने मशीन को सोल्ड कर दिया, उसके थ्रू कैश आपको रिसीव हो रहा है। ठीक, आपने अब अपने शेयर्स वगैरह को सोल्ड कर दिया, उसके थ्रू आपको कैश रिसीव हो रहा है। आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, आपको कहीं से डिविडेंड रिसीव हो रहा है। ठीक, और ऐसे ही कैश आपके पास से जा सकते हैं, आपके पास से कैश जा सकता है, लाइक आपने कोई मशीन परचेज कर लिया, आपने कोई शेयर्स वगैरह परचेज कर लिए। ठीक,
आपने कोई इंटरेस्ट पेड कर दिया, आपने कोई डिविडेंड पेड कर दिया, ठीक, कोई शेयर इशू कर दिया, उसके थ्रू पैसा आ भी सकता है। यानी कि आपके पास पैसे आने के और पैसे जाने के बहुत टाइप्स होने वाले हैं। तो हर एक कंपनी उस स्टेटमेंट में लिखते जाएगी कैश कैसे आ रहा है, कैश कैसे जा रहा है, सब कोई अपने हिसाब से करते जाएंगे। तो अब बेसिकली होने क्या वाला है कि जब हम ये टॉपिक करेंगे, लाइक हमें इसमें कैश का चेंजेस देखना है ना, ठीक, तो कैश के चेंजेस कैसे हो सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास पिछले साल या शुरुआत में, भाई मेरे पास शुरुआत में कितने की वैल्यू थी, कैश कितना मौजूद था, 1 लाख कैश मौजूद था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ भाई साल के अंत में मेरे पास 1,50,000 का कैश मौजूद है, ठीक। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ना तो आपकी ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ना ही आपकी ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी। हम इसमें देखेंगे कितने का चेंज आया। भाई देखिए, शुरुआत में आपके पास अगर 1 लाख थे और लास्ट में आपके पास बचे 1,50,000, तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया है ना, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे, भाई 50,000 का क्या हो गया है, इनफ्लो हो गया है। तो रियलिटी में जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करने से पहले आंसर आपके हाथ में होगा, ठीक। अब ये जो 50,000 का जो भी चेंज हुआ है ना, हमें पता चल गया ऐसे ही। अब जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास पिछले साल कैश मौजूद था 90,000 और इस साल मौजूद है एंड में हमारे पास 1,20,000। तो बताइए कैश का यहाँ पे इनफ्लो हो गया, ठीक। तो आपके पास ना तो आप ये वैल्यू लिखेंगे, ना ही आप ये वैल्यू, आप देखेंगे कितने का चेंज हो गया, भाई 30,000 का आपका इनफ्लो हो गया, ठीक। अब मैं कहता हूं मेरे पास 40,000 मौजूद था शुरुआत में और लास्ट में मौजूद है मेरे पास 20,000। तो अब आप क्या बोलेंगे, भाई कैश का इनफ्लो तो नहीं हुआ, इस बारी कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, ठीक। कैश का क्या हो गया आपके पास, आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब हमें यही पहचानना है कि ये जो इनफ्लो, ये जो आउटफ्लो हुआ ना, किस वजह से हुआ। क्योंकि आपके पास कैश आने के और कैश जाने के बहुत सारे रीजंस होंगे। किसी कहीं से आपको किसी और चीज का पैसा रिसीव हो रहा है, कहीं आप किसी और चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में ना कंपनी ने क्या करा कि जितने भी टाइप से आपके पास पैसे आ रहे हो या जितने भी टाइप से आपके पास से पैसे जा रहे हो, उसको 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट को बोल दिया गया भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो काम करा होगा, कोई तो एक्टिविटी करी होगी ना, तभी तो कैश आपके पास आया होगा, या कभी तभी तो कैश आपके पास से गया होगा। सेकंड होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। थर्ड होगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक। तो आपके पास कितने भी एक्टिविटी के थ्रू पैसा, मतलब कैसे भी पैसा आएगा ना, तो आपको देखना होगा वो इस एक्टिविटी या इस एक्टिविटी या किस एक्टिविटी की वजह से आया, ठीक। और जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, ये देखिए आपके पास पिछले साल मौजूद था 1 लाख का बैलेंस और इस साल मौजूद है 1,50,000 का बैलेंस। तो आपको पता चला कि 50,000 की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, कैश का इनफ्लो हो चुका है। तो रियलिटी में जब आप करेंगे तो अब आपके क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर आपके हाथ में होगा। लाइक मैं कहता हूं, देखिए ठीक, तो मैं कहता हूं जैसे मेरे पास क्लोजिंग कितना था, भाई क्लोजिंग कैश कितना था मेरे पास, क्लोजिंग कैश मौजूद था मेरे पास 1,50,000। अब मैं बोल रहा हूं मेरे पास ओपनिंग कैश कितना मौजूद है, भाई 1 लाख मौजूद है। तो आपका कैश क्या हो गया, देखिए इंक्रीज हो गया ना, कितने से इंक्रीज हो गया, भाई 50,000 से। तो मैं इसको बोल दूंगा नेट इंक्रीज इन कैश। अब हमें यही पहचानना है कि ये जो 50,000 का आपका कैश इंक्रीज हुआ है वो ड्यू टू किस एक्टिविटी की वजह से हुआ है, ठीक। लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से, किस वजह से ये आपके 50,000 बढ़े हैं, हमको यही पहचानना है। सपोज मैं कहता हूं कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू तो मेरा 10,000 बढ़ा, ठीक। फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू 20,000 बढ़ा, ठीक है। और
इसके थ्रू भी 20,000 बढ़ा, यानी कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे को 10,000 रिसीव हुआ है कैश, और इन्वेस्टिंग से 20,000 और फाइनेंसिंग से 20,000, देन इसकी टोटलिंग आ गई मेरी 50,000 इंक्रीज हुई है। अब मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, ये वाला केस देखो, इसमें आपके पास कितना कैश मौजूद था, 1,20,000 साल के अंत में, और शुरुआत में था 90,000, यानी कि इस बारी आपका कितना कैश यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। भाई मैं बोलूंगा 1,20,000 तो मेरा क्लोजिंग था भाई, 90,000 तो मेरी ओपनिंग थी, तो यानी कि मेरा 30,000 कैश क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक, अब हमें यही पहचानना ये 30,000 किस वजह से इंक्रीज हुआ, ऑपरेटिंग की वजह से, इन्वेस्टिंग की वजह से, या फाइनेंसिंग की वजह से। सपोज मैं कहता हूँ 20,000 मेरी ऑपरेटिंग की वजह से बढ़ा था, ठीक, और मैं कहता हूँ भाई 20,000 मेरी इन्वेस्टिंग की वजह से, नहीं नहीं नहीं, हमारा तो 30,000 बढ़ा था, ये तो 40,000 हो गया, यानी कि फाइनेंसिंग आपकी 10,000 की होगी, वो भी नेगेटिव, यानी कि चेंजेस आपके या तो पॉजिटिव में आएंगे या तो नेगेटिव में आएंगे। ठीक, लेकिन होगा इतना ही वो। ठीक, हमें आंसर पहले मालूम होगा, और हमें यही पहचानने के लिए हमें ये स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है। तो रियलिटी में जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ना, तो हमको ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। पहले हम बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन सेकंड हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड बनाएंगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, पहले ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग, और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अभी हम लोग समझने के पर्पस के लिए ना, हम लोग इसको उल्टा समझेंगे। हम लोग इसको कैसे समझेंगे, हम लोग इसको उल्टा समझेंगे। हम लोग पहले समझेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर हम लोग समझेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। जब तक हम लोग फाइनेंसिंग को नहीं समझ लेते, हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को नहीं समझ पाएंगे, देन हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को नहीं समझ पाएंगे। ठीक, इसीलिए इसका रीजन क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है, समझना। प्रॉफिट, प्रॉफिट आप लोग या हम कोई भी बिजनेस कैसे कमा पाता है, या फिर आप लोगों ने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेन लालच आपका क्या होगा बताइए। भाई मेन लालच आप लोगों का होगा, या हर किसी का, भाई प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए तो आपको सेल परचेस करना पड़ेगा। ठीक, आप सेल करेंगे, आप परचेस करेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप अपने ऑफिस को संभालेंगे। ठीक, आपको ये सब काम करना पड़ेगा ना, तभी तो आप इसके बाद क्या कर पाएंगे, क्या कमा पाएंगे, प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो याद रखना, ये मैंने जितने भी नाम बोले, सेल करना, परचेस करना, ये और आपका ऑफिस संभालना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये जितने भी टाइप के आपने वर्क करे ना, ये आपके प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड थे, ये आपकी मेन एक्टिविटी थी। तो ये आपकी कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, तो प्रॉफिट क्या हम लोग ऐसे ही कमा लेंगे भाई, क्या करना पड़ेगा, सेल परचेस, और सेल परचेस करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग भी तो करनी पड़ेगी भाई, प्रोडक्ट भी तो बनाने पड़ेंगे, हमें सामान भी तो बनाने हैं, और सामान बनाने के लिए भाई हमें मशीनें चाहिए बड़ी बड़ी। ठीक, हमें जमीन वगैरह भी तो चाहिए ना। ठीक, यानी कि हमें एसेट्स वगैरह चाहिए, एक टाइप से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम लोग विदाउट एसेट्स, क्या हम लोग या मशीन के हम लोग गुड्स बना सकते हैं, क्या सेल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। यानी कि प्रॉफिट कमाने तो पहले बाद की बात है, पहले हमारे पास मशीन वगैरह होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब मशीन वगैरह क्या ऐसे ही आ जाती हैं भाई, मशीन वगैरह के लिए क्या लगता है भाई, पैसा लगता है, क्या लगता है, फाइनेंस लगता है। यानी कि जब तक हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को नहीं समझ लेते या फाइनेंस को नहीं समझ लेते, भाई इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। जब तक कंपनी के पास पैसा नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, और जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तब तक क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग पहले फाइनेंसिंग को समझेंगे, देन इन्वेस्टिंग को, फिर ऑपरेटिंग को। ठीक, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग इसी सीक्वेंस में करेंगे। अभी बस समझने पर्पस के लिए हम लोग उल्टा समझेंगे। तो हम लोग समझेंगे अभी सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, हाँ, तो देखिए हम लोग ये कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो
एक बात बताइए कि कंपनी के पास फाइनेंस आने के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। भाई कंपनी के पास फाइनेंस आने के तो एक तो आपके हो गए शेयर, दूसरा कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, तीसरा कंपनी लोन इशू कर सकती है। इन सब की वजह से कंपनी के पास क्या आ जाएंगे भाई, इन सब की वजह से कंपनी के पास फाइनेंस आ जाएगा। कंपनी अगर शेयर इशू कर देगी या डिबेंचर इशू कर देगी या लोन ले लेगी तो कंपनी के पास क्या आ जाएंगे, फाइनेंस आ जाएंगे। और कोई रीजन हो सकता है क्या कंपनी के पास ऐसे पैसे आने की? जी नहीं, यही तीन है रीजन मेन। ठीक, यानी कि सबसे पहला रीजन होगा आपके पास कंपनी के पास फाइनेंस आने के, इशू शेयर कैपिटल। ठीक, सेकंड रीजन होगा कंपनी के पास फाइनेंस आने का, भाई डिबेंचर्स इशू कर दिया। तीसरा रीजन होगा कंपनी के पास फाइनेंस आने का, लोन टेकन, कंपनी ने क्या ले लिया होगा भाई, लोन ले लिया होगा। और इन सब रीजन की वजह से सोचिए कंपनी ने अगर शेयर इशू करा है तो कंपनी के पास फाइनेंस आ गया, यानी कि कैश का इनफ्लो हो गया। देन ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कंपनी के पास, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए, देन कैश यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। कंपनी ने लोन ले लिया, देन कैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। भाई तीनों सिचुएशन में कंपनी के पास फाइनेंस आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक, इंक्रीज हो रहा है यानी कि ऐड होगा। और रीजन क्या कंपनी के पास केवल पैसा आता ही है या जाता भी है? बिल्कुल भाई, कंपनी ने शेयर इशू करा है तो कभी ना कभी तो इनका क्या होगा, रिडम्पशन होगा। फिलहाल इक्विटी वालों का तो रिडम्पशन नहीं होता, इक्विटी वालों का प्रेफरेंस वालों का क्या हो जाता है, रिडम्पशन हो जाता है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देन अब कैश जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई कंपनी ने डिबेंचर इशू करा था तो डिबेंचर का एक ना एक दिन रिडम्पशन होता है, तो उस कंडीशन में कंपनी के पास से पैसा जाएगा। ठीक, भाई लोन लिया है तो लोन की तो रीपेमेंट भी करनी होती है। ठीक, तो रीपेमेंट जब भी होगी तो तब भी पैसा जाएगा आपका। देख रहे हो, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसीलिए ये सब किस में जा रहे हैं, हमारे फाइनेंस में जा रहे हैं, सिंपल सी बात। अच्छा, इक्विटी वालों का तो खैर रिडम्पशन नहीं होता, लेकिन उनका बायबैक जरूर हो जाता है इक्विटी वालों का। ठीक, अब एक चीज समझिए कि जब कभी भी शेयर इशू करा जाता है तो इसके बदले क्या इनको डिविडेंड नहीं दिया जाता? जी बिल्कुल दिया जाता है डिविडेंड। तो जब ये यहां पर गया है तो इसका डिविडेंड भी यहीं पर ही जाएगा, यानी कि डिविडेंड पेड किस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा और इस बार ही आपका पैसा जाएगा। ठीक, भाई इंटरेस्ट, आपने डिवेंचर इशू करा है तो आपको इंटरेस्ट भी तो पेड करना होगा, तब भी वो किस एक्टिविटी का पार्ट होगा भाई, इस ही एक्टिविटी का पार्ट होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। या फिर लोन पर इंटरेस्ट पेड करना, ये भी किस एक्टिविटी का पार्ट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। ठीक, एक कहावत है, गाय जहां जाएगी बछड़ा भी वहीं जाएगा। ठीक, तो खैर ये तो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन ये इसी से ही मिलते जुलते हैं ना, तो देन ये इसी में ही जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब शेयर आपके इशू होते हैं, हम शेयर चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि वो पार पे इशू होते हैं और वो प्रीमियम पर भी इशू होते हैं। ठीक, तो यानी कि जब शेयर यहाँ पे जा रहा है तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहीं पर ही आएगा। ठीक, डिवेंचर भी इशू होते हैं, डिवेंचर प्रीमियम पर इशू होते हैं और डिस्काउंट पर रिडम्पशन भी हो जाता है इनका। और ठीक, तो प्रीमियम पर अगर होगा तो प्रीमियम प्लस कर देंगे क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा, और अगर डिस्काउंट पर होता है ना तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, देन ये लेस हो जाएगा। तो ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, अब समझ लेते हैं जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी सेकंड पार्ट होगी, यानी कि अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब समझना,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाम से पता चल रहा है यहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी, और इन्वेस्टमेंट जनरली कोई भी कंपनी या तो फिक्स्ड एसेट्स में करती है या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में करती है। ठीक, तो अब फिक्स्ड एसेट्स आपके इन्वेस्टमेंट कंपनी किस में करती है? एक तो करती है वो फिक्स्ड एसेट्स में, और एक वो करती है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में करती है कंपनी। ठीक, अच्छा, यानी कि कंपनी अगर यहां पे मानिए फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर अच्छा परचेज करेगी तो कैश का इनफ्लो हो जाएगा, और वो फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को भी परचेज कर सकते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं भाई? लाइक शेयर परचेज कर लिया, लाइक डिविडेंड ओ डिवेंचर्स परचेज कर लिए। ठीक, तो ये सब हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, क्या ये केवल परचेज करे जाते हैं या सेल भी करे जाते हैं? जी बिल्कुल, सेल भी करे जाते हैं, यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। भाई जब हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह। ठीक, अब एक छोटी सी चीज और समझना कि जब कभी भी आप शेयर खरीदेंगे या डिबेंचर्स खरीदेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होता है। लाइक अगर आपने शेयर खरीदा है या तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा। ठीक, अगर आपने डिबेंचर्स खरीदा है देन आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो रेंट पे दे रखी है देन वहां से आपको रेंट रिसीव होगा, और इन तीनों में ही कैश का क्या हो रहा है? इनफ्लो। देन ये क्या होंगे यहाँ पे प्लस। तो अब एक छोटी सी चीज देखिए भाई, डिविडेंड पेड आपका फाइनेंसिंग का पार्ट था लेकिन डिविडेंड रिसीव आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट पेड आपका फाइनेंसिंग का पार्ट था लेकिन इंटरेस्ट रिसीव आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक, तो इतनी चीज हमने देख लिया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी, शेयर, डिबेंचर्स, लोन से रिलेटेड। ठीक, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात होगी, लाइक फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब एक छोटी सी चीज समझिए, अगर मैं इसको पहले बैलेंस शीट का लुक दे दूं, ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या रह गया? एक तो रह गई हमारी करंट लायबिलिटी और रह गई हमारी रिजर्व एंड सरप्लस रह गया हमारा, और इस साइड रह गई हमारी करंट एसेट्स। ठीक, तो ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। कौन कौन से काम डाटा का यूज हम लोग कर चुके हैं? हम लोग ये यूज कर चुके हैं, ये हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक, अब तीन ही एक्टिविटी थी हमारी। थर्ड है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेकंड है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और हमने दोनों का डाटा क्या कर दिया है? पुटअप कर दिया है, हमने सारा डाटा लिख दिया है, और तीन ही एक्टिविटी थी। तो अब बची रह गई एक एक्टिविटी। ठीक, तो अब ये जितना भी रह गया यानी कि ये कहाँ जाने वाला है? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यानी कि अब ये जितना भी रह गया सब आप कौन सी एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे? अब इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मानने वाले हैं। अब इसका मतलब समझिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसका रीजन समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑपरेटिंग का पार्ट क्यों हुए? भाई अगर आपके बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी मौजूद है, क्यों मौजूद है? क्योंकि आपने सामान उधार परचेज करा होगा, गुड्स वगैरह परचेज करे होंगे, आपको उनको पैसा देना होगा, तभी तो वो मौजूद है आपके बैलेंस शीट में। ठीक, आपने कोई सामान इस बारी बेच दिया होगा उधार, गुड्स वगैरह को, ठीक, तब आपके डेटर क्रिएट हो चुके होंगे। तो ये सब आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड है ना। ठीक, आपने गुड्स खरीदा होगा मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, या कोई रॉ मटेरियल परचेज करा होगा मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, देन आपकी इन्वेंट्री क्रिएट हो चुकी होगी। ठीक,
तो ये सब आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए आपकी किसकी पार्ट मानी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ही पार्ट मानी जाएगी। जब दो डाटा हमने पुट कर दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर, तो बाकी बची हुई चीज किस में जाएंगी, जाहिर सी बात है लास्ट वाले में, यानी कि जो बची रह गई एक्टिविटी उसी में जाएगी। ठीक, तो अब देखिए ये जो एक्टिविटी है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बनती है सबसे पहले, देन उसके नीचे आती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर उसके नीचे आती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक, तो अब ये जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ये जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इसको करने के दो मेथड है। सिर्फ इस अकेली एक्टिविटी को करने के कितने मेथड है, सिर्फ इस अकेली एक्टिविटी को करने के दो मेथड हैं। ठीक, बाकी जितनी भी एक्टिविटी है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उनको आप उसी मेथड से कर सकते हैं, उनके और कोई मेथड फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के करने के दो मेथड है। ठीक, तो आपके सिलेबस में फिलहाल एक ही मेथड है, तो हम तो एक ही समझेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा वो मेथड भी यूज कर लूंगा। अब वो मेथड कौन सा है आपका जी, वो मेथड है आपका डायरेक्ट। एक तो मेथड है आपका डायरेक्ट और एक मेथड है आपका इनडायरेक्ट। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपके सिलेबस में कितने हैं, एक तो है जी, कितने मेथड है, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड है ना, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है। तो मैं समझाने के लिए पहले एक डायरेक्ट मेथड से कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, कैसे क्या होगा, तभी आप इनडायरेक्ट को और इजीली तरीके से समझ पाएंगे। हमें जानना है इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट जानना है ना, मेन मोटिव क्या है हमारा भाई, प्रॉफिट जानना है। और प्रॉफिट हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं भाई, प्रॉफिट तो हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगा सकते हैं। प्रॉफिट तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप, मैं एज इट इज फॉर्मेट फिलहाल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है बाय सेल्स, और इस साइड आपके बहुत सारे और भी नेम आ जाते हैं, तो मैं सब ना लिख करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देता हूँ। ठीक, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाता है ना आपका। ठीक, तो मैंने सब ना लिख करके ये लिख दिया डायरेक्ट। अब इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, देन ये क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद ये इस साइड आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, और फिर यहाँ पे बहुत सारे डाटा लिख दिए जाते हैं, एक्सपेंसेस लाइक प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, लाइक सैलरी, लाइक एडवर्टाइजिंग, लाइक डेप्रिसिएशन, और लाइक आपके और भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, वेजेस वगैरह। ठीक, देन आपका यहाँ पे निकल जाता है फिर नेट प्रॉफिट। ठीक, फटाफट से डाटा पुटअप कर देते हैं। लाइक सेल्स आपकी मौजूद है 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था आपका 60,000 का, देन ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितने का आ जाएगा, 40,000 का आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 40,000 का। ठीक, अब मैं इनके भी डाटा लिख देता हूँ। लाइक प्रिंटिंग थे आपके 4,000 के, सैलरी थी आपकी 4, सबके मैं सेम सेम लिख देता हूँ, बस एक्सप्लेन पर्पस के लिए, और कुछ नहीं रीजन है। ठीक, तो 40,000 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो 20,000 का आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। 20,000 का आपका क्या आ गया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ चुका है। ठीक, तो अब जब डायरेक्ट मेथड का आप यूज करेंगे तो आपके हाथ में ना ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पकड़ा दिया जाएगा और आपको इसके थ्रू पता लगाना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं कैसे क्या होगा। फिलहाल मैं इसका फॉर्मेट वगैरह यूज नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बस ऐसे ही समझाऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास शुरुआत में मौजूद है सेल्स। क्या मौजूद है, सेल्स हमारी कितने की मौजूद है, 1 लाख रुपए की। उसमें से आप लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का, 60,000 का, देन 40,000 का आपका क्या आ जाएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसमें से आप माइनस कर देंगे और एक्सपेंसेस लाइक प्रिंटिंग एक्सपेंस 4000 के, ठीक, सैलरी एक्सपेंस 4000 के, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 4000 के, ठीक। फिर डेप्रिसिएशन, और जैसे ही ये मैं डेप्रिसिएशन लिखने जा रहा हूं आपको मेरा हाथ पकड़ लेना चाहिए, क्यों? समझिए भाई, प्रिंटिंग के लिए तो हमारे पास से कैश चला गया होगा, सैलरी के लिए भी, एडवर्टाइजिंग के लिए भी, लेकिन डेप्रिसिएशन के टाइम पे क्या हमारे पास से कैश गया? जी नहीं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है भाई? मशीन की वैल्यू में कमी आ गई। क्या आपके जेब से पैसा निकला? जी बिल्कुल नहीं, ये तो मशीन की वैल्यू में कमी आई, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आई है ना, आपके जेब से तो कुछ भी पैसा नहीं गया, लेकिन बाकी सब में तो गया है, इसमें नहीं गया। और हम बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कैश वाली ट्रांजैक्शंस लिखी जानी चाहिए। तो ये तो लेकिन नॉन कैश है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसको आप इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो फिर आ जाता है इसमें वेजेस 4000 रुपए के, ठीक। तो अब बताइए भाई, 40,000 में से ये माइनस कर दिया जाए तो 24,000। भाई 24,000 का आपका क्या निकला? यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया, ठीक। 24,000 का आपका क्या निकल गया? प्रॉफिट। अब इन दोनों अमाउंट में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो 20,000 आ रहा है, ये आपका 24,000 आ रहा है। बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपने डेप्रिसिएशन को भी माइनस करा है, यहाँ पे आपने नहीं करा है। यहाँ पे तो आपने नॉन कैश वाले को भी कर दिया, यहाँ पे आपने केवल कैश वाले एक्सपेंसेस को माइनस करा है, तो ये हम कैश प्रॉफिट बोल सकते हैं एक टाइप से, और ये आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड अब क्या कहता है? देखिए, इनडायरेक्ट मेथड जस्ट इसका अपोजिट जाने वाला है। क्या जाने वाला है? इसका पूरा का पूरा ही वो अपोजिट जाने वाला है। भाई अपोजिट मतलब देखिए, आपने क्वेश्चन की शुरुआत जब करी थी तो सेल्स से आप कहां पहुंचे थे? नेट प्रॉफिट पर। इनडायरेक्ट मेथड इसका अपोजिट जाने वाला है, यानी कि नेट प्रॉफिट से सेल्स जाने वाला है। भाई क्वेश्चन की शुरुआत आप एंड कहां हुई? नेट प्रॉफिट पर। शुरुआत कहां से हुई? सेल्स। जब हमें उल्टा चलना है तो हमें यहां से चलना होगा, यानी कि आपको गिवन होगा नेट प्रॉफिट कितना? भाई 20,000। और अब हमें उल्टा जाना है ना, तो अब हम उल्टा ही काम करेंगे। लाइक अब हम बाकी चीजों को छोड़ देंगे। आप बताओ नॉन कैश वाली कौन सी है इसमें? डेप्रिसिएशन है ना, इसको पकड़ो। भाई उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा करेंगे, ये आते वक्त माइनस हुआ था तो जाते वक्त क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो भाई डेप्रिसिएशन को आप क्या कर लेंगे? इस बारी प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा? 24,000। ओह माय गॉड, ये तो दोनों फिगर एकदम ही क्या आ रही हैं? सेम टू सेम। और दूसरा वाला तो काफी ही ज्यादा इजी तरीके से आ गया। इसीलिए इनडायरेक्ट मेथड को इजी माना जाता है। डायरेक्ट मेथड के लिए आपको इतना सारा डाटा चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड आपका काफी ही ज्यादा शॉर्ट में करवा देता है। अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस भी है। खैर, आपको देखिए इनडायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए कौन से डाटा का यूज करना पड़ा? एक तो नेट प्रॉफिट और एक डेप्रिसिएशन, या फिर नॉन कैश टाइप के एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक देखिए, डायरेक्ट मेथड के बारे में पहले बात करते हैं। आपके हाथ में अगर बैलेंस शीट पकड़ा दिया जाए तो आप इस डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंस शीट में प्रिंटिंग एक्सपेंस नहीं मिलेगा, सैलरी एक्सपेंस नहीं मिलेगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस मिलेगा ही नहीं, ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप तो डायरेक्ट मेथड का यूज केवल इसके थ्रू ही कर पाएंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है ना जो आप दोनों से ही यूज कर सकते हैं। लाइक इससे तो आप कर ही कर सकते हैं और बैलेंस शीट से भी कर सकते हैं। कैसे? भाई देखिए, बैलेंस शीट इसमें आपको करने के लिए इन दो डाटा का यूज करना पड़ा। और याद करिए, बैलेंस शीट में क्या नेट प्रॉफिट नहीं जाता? भाई नेट प्रॉफिट तो बैलेंस शीट में जाता है, आपने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है 11th में, है ना? तो नेट प्रॉफिट तो उसमें जाता है। फिर डेप्रिसिएशन, बताइए क्या डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं जाता? बिल्कुल, ये तो फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करके शो किया जाता है, यानी कि ये दोनों ही डाटा हमें बैलेंस शीट में मिल जाते हैं। तो
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट मेथड को अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजों से क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड ऐसा नहीं, और आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही मौजूद है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर अब आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले और किसी एक्टिविटी में कोई हेड सब हेड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस एक्टिविटी में आपको एक हेड यहां पे लिखना पड़ेगा, वो है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इस पे खैर बाद में चर्चा करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या होते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? भाई अभी अभी तो समझा हम लोगों ने, डेप्रीशिएशन, ठीक, अमोर्टाइजेशन, ये सब आपके नॉन कैश ही तो है। नॉन ऑपरेटिंग जो आपके रेगुलर नेचर के नहीं होते, लाइक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब आपके होते हैं भाई नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आपके नॉन कैश है, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन अंडर राइटिंग कमीशंस, ठीक, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक। फिर इसमें आप लेस कर देते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लाइक भाई डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। फिर और भी आएंगे, खैर वो डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपका यहाँ पे एक हेड और आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन आपको और कुछ चीजें ऐड और लेस करनी पड़ती हैं, लाइक आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ऐसा क्यों भाई, यह बताइए जरा। जब आप करंट एसेट्स की वैल्यू आपकी डाउन होगी, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपने उसको बेच दिया होगा। लाइबिलिटी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, यानी कि आपने लोन लिया होगा शॉर्ट टर्म वाली, ठीक। सेम यहाँ पे ये हो रहा है, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, यानी कि कैश आपके पास से गया। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि कैश आपके पास से गया, आपने किसी की पेमेंट करी है, तभी आपके पास से ये हुआ है। देन आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक। फिर आप इसमें से लेस कर देंगे टैक्स पेड। तो ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब जब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब हम लोग ये सीक्वेंस वाइज ही करने वाले हैं। सीक्वेंस वाइज मतलब पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, देन ये, और फिर आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। देन कंप्लीट है आज की क्लास।